हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है स्टडी इन फ्रांस। मैं रहता हूं फ्रांस के अंदर एंड मैं फ्रांस को लेकर बहुत ज़्यादा अपडेट्स आपके साथ शेयर करता हूं। जितने भी हमारे भारत के लोग फ्रांस आना चाहते हैं, किसी को भी फ्रांस में आना है, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको नई अपडेट्स मिलेंगी। चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा पर आना चाहते हो, चाहे फैमिली वीज़ा पर, चाहे वर्क वीज़ा पर, चाहे इंटर्नशिप आपको करनी है, जॉब करनी है, कोई भी आपका कंसर्न हो सकता है, टूरिस्ट वीज़ा पर आना चाहते हो, तो फ्रांस को लेकर मैं बहुत ज़्यादा अपडेट्स डालता हूँ। एंड ये जितनी भी वीडियोस आप मेरे चैनल पर देखोगे, मैं फ्रांस में बाहर ही शूट करता हूँ। ये वीडियो भी मैं बाहर ही शूट कर रहा हूँ। आप मेरे आसपास का नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है, वेदर बहुत अच्छा है एंड और मैं चाहता हूँ कि ये सब दिखाने का मकसद ये भी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्रांस में आना चाहिए, क्योंकि फ्रांस वाकई में बहुत अच्छी कंट्री है। अगर आपको स्टडी करनी है तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छी कंट्री है, क्योंकि फ्रांस बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देती है। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें आपको अपनी वीडियोस में बताता हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ आज मैं बात करने वाला हूँ कि आपका स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रांस में आना चाहते हैं, वो वीज़ा अप्लाई करते हैं, फ्रांस का स्टूडेंट वीज़ा, बट जब वो फ़ाइल अपनी सबमिट करते हैं उसके बाद फिर उनका वीज़ा एम्बेसी रिजेक्ट कर देती है। तो उसके अपने कुछ रीज़न्स होते हैं। जो लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं उनको ये बातें नहीं पता होती, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। आप अपने जो भी आप रिसर्च करते हो उसके हिसाब से अपना वीज़ा लगाते हो। तो बहुत ज़्यादा हमें इंक्वायरीज़ आती है कि सर मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, मेरा एडमिशन हो गया था, बट मैंने वीज़ा अप्लाई किया और मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो मुझे क्या गलती की है और बताइए कि क्या एग्जैक्टली मुझे करना चाहिए ताकि मेरे को वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए मैंने आज का यही टॉपिक चूज़ किया, वीज़ा का, स्टूडेंट वीज़ा क्यों आपका रिजेक्ट होता है। तो मैं आपको आज बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। एंड ट्रस्ट मी, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी एंड बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, जो कोई भी आपको और यूट्यूबर नहीं बताने वाला। क्योंकि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं फ्रांस में रहता हूँ, तो मुझे ज़्यादा नॉलेज है एंड मेरे एक्सपीरियंस से आपको, नॉलेज से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ जल्दी ताकि आपको समझ में आ जाए और क्यों आपका स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो बहुत सारे लोग की स्टूडेंट्स के पास इंक्वायरी आती है कि वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। तो उनको मैं 3 रीज़न बताऊंगा बड़े, जिसको आपको ध्यान रखना है और आपको वो गलती नहीं करनी, ताकि आपका वीज़ा कभी भी रिजेक्ट ना हो। जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, उनके लिए भी ज़रूरी है आगे अप्लाई करने के लिए, रीअप्लाई करने के लिए, और जो नए स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, फ्रांस का जो स्टूडेंट वीज़ा होता है वो वाकई में आसान नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, प्रोसेस होता है, पूरा लंबा अच्छा खासा प्रोसेस होता है एंड हर एक स्टेप पर आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से वीज़ा ऑफिसर को समझानी पड़ती है एंड अपनी फ़ाइल अच्छे से लगानी पड़ती है, तब जाके वीज़ा मिलता है। अगर आपने छोटी छोटी गलती की तो उससे भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो जो वीज़ा रिजेक्ट होता है आपका, उसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है, जो मैंने नोटिस किया, वो है कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते। डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, आपको ये पता रहता है कि मुझे अप्लाई करना है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है कभी कभी मिस हो जाती हैं। ये नहीं कहता कि आपने जानबूझ के किया, बट बहुत बार होता है कि आपको सारी चीज़ें नहीं पता होती। आप अगर खुद से वीज़ा अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं आप जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो उसी हिसाब से फिर वीज़ा लगाते हो। एंड हो सकता है कि जो फाइल आपने सबमिट की उसमें बहुत चीज़ें मिसिंग हो सकती है। अब वो देखो, कुछ भी हो सकता है, आपका CV भी हो सकता है, फ़ंड भी हो सकता है, हेल्थ इंश्योरेंस भी हो सकता है, आपके एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, वो हर फाइल के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक अच्छा सा आइडिया दे रहा हूँ कि क्यों आपके वीज़ा रिजेक्ट हो सकते हैं। तो पहला रीज़न हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स का। जो दूसरा जो रीज़न होता है वो ये होता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो वीज़ा इंटरव्यू को लेकर ज़्यादा कॉशियस नहीं होते, यानी कि आप पहले से तैयार नहीं होते, अनप्रिपेयर्ड होते। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ये वीज़ा अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा, और आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे सारे आंसर बताएं, तो ऐसा भी नहीं होता। जब आप वीज़ा का प्रोसेस होता है तो उसमें आपका फ्रांस के स्टूडेंट वीज़ा के लिए स्पेशली आपका कैंपस फ्रांस के मैनेजर से आपका इंटरव्यू होता है, और वो भी फेस टू फेस इंटरव्यू होता है।
और उसमें आपको ध्यान रखना होता है कि वीज़ा ऑफिसर आपसे कुछ भी सवाल पूछ सकता है, और कुछ भी सवाल में अगर आपको उसके सही आंसर नहीं आते तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप घबरा जाओगे, उस टाइम आपके आंसर सही नहीं जा पाएंगे। तो वीज़ा ऑफिसर को आपके इंटेंशन पर शक हो जाता है कि ये इंसान जाना चाहता है, इसने तैयारी कर ली है, एडमिशन ले लिया है, बट कहीं ना कहीं इसका जो इंटेंशन है वो सही नहीं है। ये हो सकता है वहाँ जाकर पढ़ाई ना करे, कुछ और करे। तो डाउट्स बहुत सारे होते हैं वीज़ा ऑफिसर को। तो कभी कभी आपको रियलाइज़ नहीं होता इंटरव्यू के टाइम पर, आप फंबल कर देते हो, आप कहीं ना कहीं होप को लूज़ कर देते हो, आप घबरा जाते हो। तो बहुत सारे उसके रीज़न्स होते हैं। तो मेरी एडवाइस हमेशा ये रहती है कि प्लीज़ जब भी आप स्टूडेंट वीज़ा पर जा रहे हो तो आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आपको सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर आपको याद नहीं रहता तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम कम टाइम होता है और जो वीज़ा ऑफिसर आपसे सवाल पूछता है तो आपका उसको सीधा आंसर उसी टाइम देना पड़ता है। कन्फ्यूज़ नहीं होना, डरना नहीं है और भूल नहीं जाना। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो आई थिंक ये इंटरव्यू की प्रिपरेशन ना करना भी आपका वीज़ा इंटरव्यू का रिजेक्शन होने का रीज़न होता है। तो प्लीज़ आई एडवाइज़ यू कि अपने वीज़ा इंटरव्यू की प्रिपरेशन करें। अगर आपको कोई दिक्कत आती है, प्रिपरेशन में दिक्कत है, तो आप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट करो तो हम आपको प्रिपेयर कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, ताकि आपसे इंटरव्यू के टाइम पर कोई भी गलती ना हो। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं हमारे थ्रू तो हमको बताते हैं, तो उनको सारी चीज़ें उनके परफेक्ट हो जाती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती। तो आई थिंक ये बहुत क्लियर मैंने कर दिया। दूसरा रीज़न मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं तीसरा रीज़न, और तीसरा रीज़न भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत बार क्या होता है, जो वीज़ा की फ़ाइल आप लगाते हो तो उसके अंदर आपको एक मोटिवेशन लेटर लिखना पड़ता है, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ भी बोलते हैं। और वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते कि वो आपकी फ़ाइल का सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इसलिए होता है क्योंकि उस पेपर को इसलिए आपसे मांगा जाता है ताकि आप उनको बताएं, फ्रांस वालों को, वीज़ा ऑफिसर को, कि आप फ्रांस में क्यों आना चाहते हो, आपकी लाइफ का बैकग्राउंड क्या है, आपने पहले क्या क्या किया है। तो बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते आपके अपने मोटिवेशन लेटर में कि आप अपने बारे में बताइए, आप क्यों आना चाहते हैं वो बताइए, आप क्या करोगे वो बताइए, आपके क्या क्या फ्यूचर प्लान्स है वो बताइए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आपने किस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ किया, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरी चीज़ें लिख नहीं पाते, समझा नहीं पाते, और वो कहीं ना कहीं आपका वीक मोटिवेशन लेटर हो जाता है। तो इसको बोलूँगा वीक मोटिवेशन लेटर। ये आपका एक वीज़ा रिजेक्शन का और बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब भी आप ये वीज़ा अप्लाई करो तो मोटिवेशन लेटर आप अच्छे से लिखो, उसमें सही से एक्सप्लेन करो कि आपका मकसद क्या है, क्यों जाना चाहते हो, क्यों इस कोर्स को अप्लाई करना चाहते हो। मोटिवेशन लेटर अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो ये भी आपके वीज़ा रिजेक्शन का कारण बन जाएगा, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर को होगा आपके ऊपर शक। तो ये जो 3 रीज़न मैंने बताए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पर वर्कआउट कर लोगे, अपनी सारी चीज़ों को अच्छे कर लोगे, तो आपके वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, हम उनको भेजते हैं, तो हमें पता होता है कि क्या क्या चीज़ें उनके सामने आती है, कैसे पेपर वर्क करना होता है। तो आई थिंक मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है। अगर इन तीनों रीज़न्स में कोई भी आपको दिक्कत आती है, यानी कि आपको खुद से आप ओवरकम नहीं कर सकते, आप सुधार नहीं सकते, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हम आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन में आपकी मदद कर सकते हैं, इंटरव्यू के प्रिपरेशन में मदद कर सकते हैं, आपके मोटिवेशन लेटर में मदद कर सकते हैं। तो फ्रांस का जो वीज़ा रिजेक्शन है वो इन 3 रीज़न्स पर ज़्यादा डिपेंड करता है, और अगर आपने तीनों चीज़ अच्छी कर ली तो आपको वीज़ा मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए आप जब भी खुद से अप्लाई करते तो ध्यान रखिए, अगर आप चाहते हो कि हम आपकी मदद करें तो आप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपको गाइड करेंगे और आपकी फ़ाइल अच्छे से तैयार करेंगे, ताकि फ्रांस में आने में आपको कोई दिक्कत ना हो। और मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ, तो आप खुद समझ सकते हो, जब मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रोसेस के बारे में अच्छे से पता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस कंट्री में रहता हूँ और आप इस कंट्री में आने का सपना देख रहे हो। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मुझे ज़्यादा नॉलेज है। थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का वीडियो को देखने के लिए, और सारी चीज़ों को वर्कआउट कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।